हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने की कोशिश करता हूं कि एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो आप कैसे बना सकते हैं। जब मैं पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं तब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप एटलीस्ट 2 साल, 3 साल, 5 साल तक का एटलीस्ट एक टाइम होरिजन पकड़ के रखेंगे। इस बेसिस पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। जो लोग भी बोलते हैं कि 5 दिन में, 2 दिन में स्टॉक 5% अप देगा, 10% अप देगा, तो आप बिल्कुल भी वैसे स्टॉक के ऊपर बिल्कुल भी आप मतलब जो भी सिलेक्शन है ना उसके ऊपर फोकस ना करें, क्योंकि वो हो सकता है शॉर्ट टर्म वाला रहे। अगर कुछ प्लस माइनस हो गया तो वो उस पर्टिकुलर स्टॉक में आप स्टक हो जाए और उसके बाद आपको निकलने का मौका ना मिले। तो बेटर है कि आप उस मोह माया से दूर रहिए। सबसे पहले आपको अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे पहले आप मनी कंट्रोल पे चले जाइए। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद जब आप इंडाइसेस के अंदर जाएंगे ना, तो यहाँ पे जो भी मतलब जो भी कंपनी है ना, उसको सेक्टरल इंडाइसेस में एक मतलब जो ये होता है कैटेगरी, वो ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई मिलेगी। तो जैसे ऑटो, IT, PSU बैंक, फिनेंशियल सर्विसेज, ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स हमें मिलेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज हमें मिलेगी, जहाँ पे वेरियस टाइप के स्टॉक्स इसके अंदर बिलोंग करते हैं। अभी सबसे पहले अगर आपको स्ट्रांग बनाना है, अभी जिस लेवल का मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको डायरेक्टली बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एजुकेट करके आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मैक्स का अगर चार्ट सिलेक्ट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे प्रॉपर अगर इस टाइप का अगर ग्रोथ दिखाई देता है तो ये सेक्टर मेरे लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, जहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा। जहाँ पे ऐसा ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखाई देगा, वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे आपको अलोकेशन कम देना है। आप अवॉइड करना चाहे तो भी कर सकते हैं, या फिर आपका एक्सपोजर जो है वो कम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग ऑटो का, तो एक तरीके से 2018 तक, मतलब यानी 11 से 18 तक, तो यहाँ पे ऑटो में अच्छा खासा स्कोप था। ठीक है, वहाँ पे जो भी है मतलब लोगों का इनकम वगैरह बढ़ रहा था, लोगों का फोकस शॉप के ऊपर ज़्यादा था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे थे लोग। तो इसी वजह से ऑटो कंपनीज में जो भी है, 2 व्हीलर सेगमेंट के हो गए, 4 व्हीलर, वहाँ पे अच्छा खासा एक ग्रोथ मोमेंटम दिखाई दिया था। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री स्टैग्नेंट हो गई थी। क्या यहाँ से आगे ग्रोथ मिलेगा? डेफिनेटली यहाँ से आगे भी मिलेगा, लेकिन उसका पेस कम रहेगा। तो यहाँ से फिर आपको सिलेक्ट करने के स्टॉक, तो अभी आपने इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस देख लिया, बाद में स्टॉक के अंदर आप जाके चेक कर सकती है कौन सा स्टॉक ऐसा है जो बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो एक जस्ट मैं आपके एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद में थोड़ा सा और डीप डाइव करूंगा, जहाँ पे आपको एक अच्छे तरीके की क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग जितना छोटा, अगर मैं मैक्स का अगर चार्ट लगा देता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका परफॉर्मेंस महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पे एक डीप जो भी मतलब स्लो डाउन आया था 2018 के बाद, अगर उसको छोड़े तो यहाँ पे ये कंपनी बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो ऑटो इंडस्ट्री में अगर आपको अमाउंट डालना है तो M&M हो गया, या फिर दूसरा अभी यहाँ पे अगर TVS मोटर का एग्जाम्पल ले ले, और TVS मोटर का भी अगर हम लोग मैक्सिमम वाला अगर चार्ट देखें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके के फ्लक्चुएशंस है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, यहाँ तक बढ़ गया, आपका प्रॉफिट बन गया, लेकिन प्रॉफिट अगर रिटर्न नहीं होता है तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से लेके यहाँ तक का ड्यूरेशन दे रहे हैं, और उस टाइम पे आपका प्रॉफिट अगर 10-20% ही अप हो जाता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, यहाँ पे आपको 200% का प्रॉफिट हो गया, और ये फिर से गिर के अगर वो 200% का प्रॉफिट अगर 20% पे रह गया, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है, आपको थोड़ा सा कम फॉल होने वाले शेयर्स आपको ज़्यादातर अपने पोर्टफोलियो में डालने। तो एक मैंने आपको इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू दे दिया, और उसके अंदर कैसे स्टॉक्स देखने हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, या फिर डिफरेंट सेक्टर्स है, जहाँ पे मैंने किस तरीके से सिलेक्शन किया मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना वाला भी थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं। ऑटो में मैं जनरली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक मोनोपोली या फिर कुछ ऐसा मतलब कम्पिटिटिव एज यहाँ पे नहीं मिलता है। चाहिए तो किसी को अगर EV के थीम पे अगर प्ले करना है तो कुछ ऑटो एंसिलरीज वाली कंपनी उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, या फिर टाटा मोटर, या फिर महिंद्रा। मेरे पोर्टफोलियो में यहाँ से एक भी स्टॉक नहीं है। आप अपना वाला मतलब जो भी है, मतलब अगर आपको ऑटो सेक्टर में अगर कोई स्टॉक बेस्ट लगता है, आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। सेकंड हो गया IT इंडस्ट्री। अगर IT इंडस्ट्री का अगर मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊं तो IT इंडस्ट्री ने ओवर द ईयर्स अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, ये अभी की बात नहीं है, 2000 या 2000 थोड़ा सा पहले से वहाँ से कंपनियों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि वहाँ पे लो बेस था, और उसके बाद कंपनियों को अच्छा खासा काम मिलता रहा, उसकी वजह से यहाँ पे इस सेक्टर की ग्रोथ अच्छी खासी रही है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ओवर द पीरियड, अभी ये तो मतलब सेक्टर का हो गया, तो ओवर द पीरियड यहाँ पे अगर हम लोग करेक्शंस देखें ना, तो ये थोड़ा सा मतलब जो भी मतलब लास्ट करेक्शन था उसके ऊपर यहाँ पे करेक्शंस मिले हुए हैं, और यहाँ पे इंडस्ट्री ने भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो ये लास्ट के 2 ईयर से, मतलब जब कोविड आया था उसके बाद से जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा एक ज़्यादा उछाल दिखाई दे रहा है, वरना ये भी मॉडरेट पेस में था। तो IT के ऊपर भी एकदम ज़्यादा बुलिश नहीं होना है, आपको इसको वेटेज देना है, लेकिन एक थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर या फिर सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर, इसके बेसिस पे आप दे सकते हैं। तो इसमें भी कौन से स्टॉक है आप चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। मेरा इसमें ज़्यादातर फोकस है, मतलब ये निफ्टी IT का इंडेक्स अगर देखो तो इसमें से मेरे पास सिर्फ एक स्टॉक है, वो भी LTI। ठीक है, और बाकी के स्टॉक क्यों नहीं रखे मैंने, तो यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी बेस्ड इन्वेस्टर हूँ। ठीक है, जहाँ पे मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओवर द ईयर्स इन कंपनियों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट। तो कुछ स्मॉल कैप कंपनीज, कुछ मिड कैप कंपनीज भी ऐसी है जो अच्छा खासा परफॉर्म करने का पोटेंशियल है। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में हैप्पीएस्ट माइंड्स का शेयर है, अभी भी मुझे वो 200% से ज़्यादा के प्रॉफिट्स दे रहा है। ठीक है, उसके बाद
इन्फोबिस टेक्नोलॉजीज है वो भी मोर देन 200% के प्रॉफिट्स दे रहा है। तो मैंने क्या किया है कि कुछ स्मॉल कैप जिसमें मुझे ग्रोथ कंसिस्टेंट बेसिस पे मिल सकते उसके ऊपर मैं ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ, और मिड कैप में मैंने L&T इन्फोटेक को ऐड किया हुआ है। अभी जब इसका मर्जर हो जाएगा माइंडट्री के साथ में तो ये ऑलरेडी लार्ज कैप कंपनी हो जाएगी, लेकिन इसकी जो ये है पेस है, मतलब जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो लार्ज कैप कंपनी जो इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, उनसे बेटर है। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि क्योंकि निफ्टी आईटी इंडेक्स में क्या है, छोटी कंपनियां भी उनके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी बड़ी है, तो जिस तरीके का मैनेज रहेगा उसके अकॉर्डिंगली वो आगे में ग्रोथ दिखा सकती है। इसलिए मैंने इसको प्रेफरेंस दिया हुआ है, और इसमें से भी मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स सिलेक्ट किए। पीएसयू बैंक में मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बैंक्स जो भी है मतलब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कंसिस्टेंट बेसिस पे हम लोग कह नहीं सकते, इसलिए पीएसयू बैंक को टोटली अवॉइड किया है। फाइनेंशियल सर्विसेज में मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही स्टॉक के ऊपर फोकस करता हूँ, वो है बजाज फाइनेंस। ठीक है, अभी कोई बोल सकता है मुथूट फाइनेंस के ऊपर भी कर सकते हैं, चोलामंडलम फाइनेंस के ऊपर डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जिस टाइप का ग्रोथ बजाज फाइनेंस ने प्रीवियसली दिया है और जिस टाइप का देने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि बजाज फाइनेंस ने ऑलरेडी कहा है कि 25% के एटलीस्ट इस परसेंटेज के साथ वो एयूएम ग्रो करेंगे। अगर इस परसेंटेज के साथ एयूएम ग्रो करेंगे तो इसी पेस के साथ या फिर इससे भी बेटर पेस के साथ वो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो जब मुझे ऑलरेडी एक अच्छा खासा ऑप्शन इसमें मिल रहा है तो मैं अदर इसमें क्यों इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज में एक ही इसके ऊपर फोकस किया हुआ है। इसके पहले मेरे पास मुथूट फाइनेंस था, लेकिन मुथूट फाइनेंस से मैंने एग्जिट ले लिया है। ठीक है, अभी एग्जिट लेने का इसका भी रीज़न कुछ है, मतलब रीज़न अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ तो जिस टाइप का ग्रोथ बजाज फाइनेंस दे रहा है उसी टाइप का ग्रोथ इसने मुथूट फाइनेंस ने पहले दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे बैंकिंग वगैरह के मतलब बहुत सारे बैंक भी गोल्ड फाइनेंसिंग में आ गए, और इनका जो बिजनेस है गोल्ड फाइनेंसिंग का वो गोल्ड प्राइजेस के साथ भी रिलेटेड है। तो मान लीजिए अगर गोल्ड के प्राइजेस में अगर डिप डाउन आता है और कंपनी बेटर भी परफॉर्म करे ना, तब भी उसके शेयर प्राइस में हमें एक डिक्लाइन देखने के लिए मिल सकता है। तो ये भी एक रीज़न है जहाँ पे मैंने यहाँ से फाइनेंशियल सर्विसेज से सिर्फ बजाज फाइनेंस को पिक किया हुआ है। फार्मा सेक्टर में भी आप पिक कर सकते हैं, फार्मा भी अच्छा खासा स्कोप है, क्योंकि डे बाय डे फार्मास्यूटिकल की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जेनरिक फार्मा में इतना ज़्यादा मतलब प्लेयर आ गया है और इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि मतलब एक तरीके से उसमें मतलब ऐसे हो गया कि 50-100 इंजीनियर एक ही जगह पे और रिक्वायरमेंट कम है। ठीक है, इस तरीके का है, तो ये एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें स्पेशलिटी मोड्स या फिर जो भी मतलब कॉम्पिटिटिव जिस कंपनी के पास है उसको आपने पिकअप करना चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास डिविस लैब है, सुवेन फार्मास्यूटिकल है, उसके बाद मैंने एक सिगाची को लिया हुआ है, सॉरी सिगाची नहीं, अपना सुप्रिया लाइफ साइंसेज को, इसको मैंने स्मॉल कैप के बेसिस पे लिया हुआ है। सुवेन फार्मा को सीडीएमओ का एक पूरा मतलब एक तरीके से मिड कैप में सिलेक्ट किया है, डिविस लेबोरेटरी को एक तरीके से लार्ज कैप में सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और एक प्रॉक्सी प्ले कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर जिसका नाम है सिगाची, क्योंकि ये सिगाची जो है अपने जो प्रोडक्ट है वो फार्मा इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। डजेंट मैटर इट इज़ डॉक्टर रेड्डीज और जो भी अदर मैन्युफैक्चरर है वो मैटर नहीं करता है, उनको इनका वाला एक्सपीरियंस जो है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी डिपेंड करता है कि कंपनी की क्वालिटी कैसी प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे तो कंपनी तो अच्छा खासा मतलब परफॉर्मेंस तो दिखा ही रहा है, उनके प्रोडक्ट भी क्वालिटी वाले हैं, आने वाले टाइम पे हमें ग्रोथ देखनी पड़ेगी सिगाची के अंदर। तो ये फार्मा के ऊपर मेरा वाला एक मतलब जो प्ले किया हुआ है, मैं उसका वाला एक एग्जांपल आपको बता दिया। एफएमसीजी सेक्टर जो है ना एक मतलब इस तरीके का सेक्टर है कि यहाँ पे जो ग्रोथ है ना वो कंसिस्टेंट बेसिस पे, यहाँ पे मुझे कभी कुछ मेजर ऐसा डिप देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए अगर सीधी लाइन ड्रॉ करूँ ना तो ये सीधे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो जिसको भी मिनिमम वोलेटिलिटी के साथ अगर अच्छा खासा अगर आपको ये करना है, रिटर्न अगर लेना है, तो एफएमसीजी के अच्छे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर दीजिए और भूल जाइए। अभी इसमें भी जो स्टॉक्स के कवरेज है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे स्टॉक्स में अगर आप चले जाएंगे तो ये कई सारे स्टॉक्स हैं इसमें से जिन्होंने इंडेक्स को बीट किया है, आप सीधा कंपेयर करिए गूगल फाइनेंस में या फिर किसी और साइट पे अगर आप कंपेयर कर सकते हैं तो देखिए कौन से कंपनीज अच्छी है जो जिन्होंने इसको बीट किया हुआ है एफएमसीजी के इंडेक्स को, और उसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। फिलहाल अगर देखें तो मेरे पास एक भी स्टॉक जो है एफएमसीजी सेक्टर से नहीं है, क्योंकि इसकी एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ मैक्सिमम 15 to 20% रहेगी, जो कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा मतलब अपॉर्चुनिटी के ऊपर ज़्यादातर फोकस करता हूँ, इसलिए मैंने जो इसका एफएमसीजी का जो मतलब एक ये होता है प्ले होता है उसको मैंने यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो में इंक्लूड नहीं किया हुआ है। मेटल में मैं बिल्कुल ये नहीं करता हूँ, इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। रियल्टी सेक्टर में भी मैं नहीं करता हूँ, रियल्टी में मेरा प्रॉक्सी प्ले है और नीचे में मैं आपको बताऊँगा। मीडिया का भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। एनर्जी सेक्टर में भी मैं स्पेशली कुछ इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि एनर्जी सेक्टर का अगर आप हाल देखेंगे, ठीक है, 2005 से लेकर 8 में एनर्जी सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा बूम था, उसके बाद एनर्जी सेक्टर की पूरी हवा निकल गई थी। ठीक है, अभी जो ये वाला चल रहा है ना थीम, जो भी क्लीन एनर्जी और उसके साथ साथ अगर मान लीजिए सोलर वगैरह का, तो उसमें कौन सा प्लेयर प्रॉफिटेबल रहेगा हमें आइडिया नहीं है। तो इसके लिए मैं इसमें जनरली एनर्जी के इसमें प्ले नहीं करता हूँ। यहाँ पे चाहिए तो आपको टाटा पावर, उसके बाद रिलायंस, अदानी पावर, अच्छे खासे स्टॉक मिल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एनर्जी के सेक्टर में मेरा एक प्ले है जो कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी में फोकस नहीं करता है, वो है एमटार टेक्नोलॉजीज, जो एक तरीके से स्पेस डिफेंस में भी है और क्लीन एनर्जी सेक्टर में भी है। तो क्लीन एनर्जी सेक्टर में उसका वाला जो रेवेन्यू आता है वो 50% से आता है, तो एक मेरा वाला प्रॉक्सी प्ले है एनर्जी के ऊपर। बाकी मैंने अदानी पावर, टाटा पावर या फिर इनके ऊपर भी फोकस नहीं किया। चाहे तो आप कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
किस तरीके से थीम वो प्ले होता है उसके ऊपर आपका डिपेंड रहेगा कि किस तरीके के आपको रिटर्न्स मिलते हैं। प्राइवेट बैंक में भी मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। यहाँ पे जिनको सेफली रिटर्न चाहिए आप टॉप 2-3 बैंक्स ले लीजिए, टॉप FMCG बैंक ले लीजिए, आपको 15% के रिटर्न से आपको एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। उसमें एक दो और अच्छे प्लेयर, एशियन पेंट हो गया, बजर पेंट हो गया, और अगर आप चाहे तो बजाज फाइनेंस वगैरह को इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पोर्टफोलियो तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है 14-15% की रिटर्न दे देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइवेट बैंक है वहाँ पे भी मैं प्ले नहीं करता हूँ। आप टॉप 3 बैंक में कभी भी आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी मेरा वाला एक तरीके से जो ये है जो प्रॉक्सी प्ले है उसी के ऊपर मैं काम करता हूँ। तो उसको मैं अभी ठीक है यहाँ पे 1 मिनट, ओके सो यहाँ पे 1 मिनट, ओके सो ये इंफ्रा, उसके बाद कंजम्पशन और एक कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसमें ज़्यादातर मेरा वाला प्ले है क्योंकि ये कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूमर को ये कंपनीज वगैरह ज़्यादातर सेल करते हैं। तो उसके बेसिस पे क्या इनके पास प्राइसिंग पावर होता है और इनका बिजनेस जो है ना वो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिके रहने का और प्रॉफिटेबल रहने का चांसेस ज़्यादा है, और फ्री कैश फ्लोज भी यहाँ से अच्छे खासे आते रहेंगे। तो जो भी मतलब यहाँ पे है, तो इस बेसिस पे अगर मैं बताऊँ मतलब इस पर्टिकुलर जो कंजम्पशन हो गया या फिर इंफ्रा हो गया या कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसमें मेरे जो मेन स्टॉक्स है वो एस्ट्रल, प्रिंस पाइप, पॉलीकैब, उसके बाद डीमार्ट भी मैं कंजम्पशन का पार्ट पकड़ रहा हूँ, उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल में डिक्सन है। तो ऐसे 5-6 जो प्लेयर है ना मेरे वाले, वो मेनली मैंने इसमें दिया हुआ है। चाहिए तो आप रिलैक्सो को भी कंसिडर कर सकते हैं, रिलैक्सो के कंपटीटर को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं, तो इसके वजह से क्या इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रहती है, फ्री कैश फ्लोज भी अच्छे रहते हैं, और एक तरीके से ये प्रॉफिटेबल प्लेयर आने वाले टाइम पर भी रहेंगे, क्योंकि आज भी हमें रिक्वायरमेंट है, आने वाले टाइम पर भी इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो इंफ्रा, कंजम्पशन और ऑलरेडी कंज्यूमर ड्यूरेबल का बताया मैंने। कमोडिटीज़ में मैं कभी प्ले नहीं किया हूँ, ना करना चाहूँगा। ये प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, इसमें भी मैं प्ले नहीं करना चाहूँगा। IRCTC एक थोड़ा सा ठीक स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम जब गवर्नमेंट ने एक तरीके का ऐसा डिसीजन लिया था उसके बाद जो मतलब मन निकल गया, तो उसके बाद इसमें इन्वेस्टिंग नहीं किया, ठीक है, प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गया। सर्विसेज सेक्टर में जैसे मैंने बोला कि बजाज फाइनेंस है मेरे पास, यहाँ पे आप चाहिए तो जो भी अदर प्लेयर है उसके साथ भी प्ले कर सकते हैं। एक माइक्रो कैप में अच्छा प्लेयर है अरमान फाइनेंशियल, उसका अच्छा खासा रिजल्ट आया है अभी। चाहिए तो आप एप्टस और इसमें भी फोकस कर सकते हो, होम फर्स्ट फाइनेंस, हाउस फाइनेंस। तो यहाँ पे मेरे पास अभी के लिए बजाज फाइनेंस और एप्टस है, तो यहाँ पे चाहिए तो होम फर्स्ट फाइनेंस और अरमान फाइनेंशियल्स के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। मेरा सेकंड पोर्टफोलियो जो रहेगा उसमें आइदर मैं अरमान फाइनेंशियल्स को या फिर होम फर्स्ट को जगह दूंगा। अरमान फाइनेंशियल्स में मेरा काफ़ी कम एक्सपोजर रहेगा, लेकिन होम फर्स्ट को मैं थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मतलब बेटर लोकेशन देने की कोशिश करूंगा, आइदर होम फर्स्ट को या फिर आवास फाइनेंशियल्स को। ये फाइनेंशियल सर्विसेज का वही पार्ट लग रहा है मुझे, तो इसके ऊपर बताने की जरूरत नहीं। हेल्थ केयर में भी मैं सिर्फ फार्मा कंपनीज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। जो हेल्थ केयर के ऊपर मतलब जो भी कंपनीज है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, तो अलग अलग हॉस्पिटल अभी लिस्ट हुए, APL अपोलो वाला है, और उसके साथ साथ कुछ डायग्नोस्टिक्स चेन है, उसके बाद ये रेनबो हॉस्पिटल आ गया है, और नारायण हृदयालय, ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन यहाँ पे मैं प्ले नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या होगा ऑन द ग्राउंड हमें क्लैरिटी नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है, जहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी मिलना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, और ऑलरेडी हमारे पास अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसलिए इसमें मैं प्ले करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन आप अगर जाके अगर चेक करना चाहे तो आप डेफिनेटली यहाँ पे भी प्ले कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस यहाँ पे मैं बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा। और निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में कई सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे अगर कोई भी चीज़ मतलब कुछ केमिकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, पाइप वगैरह भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, बेरिंग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। सो कई सारा मल्टीपल पार्ट है, तो इसमें से कोई अच्छा प्लेयर है क्या वो ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अभी जिस तरीके का लॉकडाउन वगैरह चाइना में लग रहा है और जिस तरीके का सिनारी उभर के आ रहा है, आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और अच्छा खासा ग्रो करे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अच्छे प्लेयर है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर मैं आगे आने वाले टाइम पे थोड़ा सा इसमें और फिल्टर आउट करने की कोशिश करूँगा और अच्छे प्लेयर ढूंढने की कोशिश करूँगा। ये एक मैंने आपको गाइडेंस दे दिया है कि किस तरीके से आप स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से आप इंडस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोशिश करिए कि मतलब लार्ज कैप में, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में हम लोग बोलते हैं कि इतना परसेंटेज एलोकेशन देना चाहिए। ऐसे आप रूल चाहे तो फॉलो कर सकते, चाहे तो नहीं फॉलो कर सकते। जो कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे लास्ट के 3-4 सालों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है, जिसने अच्छे खासे रिटर्न दिए और जिसके पास कैपेबिलिटी आगे आने वाले टाइम पे, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बजाज फाइनेंस। जब उन्होंने ऑलरेडी बोला कि 4 से लेकर 5 सालों तक हम लोग अपना AUM एटलीस्ट 25% से ग्रो करेंगे, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा प्ले बन जाता है। डीमार्ट के पास ऑलरेडी आने वाले 10 सालों तक वो 5 टाइम्स के आसपास की एक न्यूज़ थी, तो वो ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो वो सेकंड इसमें आ जाता है। थर्ड में अगर देखें तो पॉलीकैब ने भी अच्छा खासा टारगेट दिया है कि उनकी जो रेवेन्यूज है 12,000 करोड़ से वो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ करेंगे करके आने वाले टाइम पे। तो ये भी एक 20 से लेकर 25% के CAGR का एक मतलब प्ले रहेगा, तो ये भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रह सकता है। टाइटन का हो गया, कई सारे अपॉर्चुनिटी आपको इसमें मिलेंगी जो कि मतलब 4-5 सालों से अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे और आने वाले टाइम पे भी अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे। जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है वहाँ पे आप
एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ 7 से लेके 10% का अलोकेशन दे सकते हैं। अभी जो मैंने आपको 3-4 कंपनी बताई ना, इसको आप 7 से लेके 10% तक का अलोकेशन डेफिनेटली दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको थोड़ा सा ज़्यादा डाउट लग रहा है, आप पहले फिगर आउट करिए कि आपके पास सिलेक्टेड कंपनी कितनी हो रही है। अगर 20 हो रही तो आप यहाँ पे 10 कंपनी को मान लीजिए 7% दे दीजिए, 70% का हो गया, और बाकी की जो 10 कंपनी बची हुई है उसको 3% का दे सकते हैं, या फिर कुछ कंपनी को 6%, 4%, 3% ऐसा भी दे सकते हैं। तो जो आपके लिए अच्छा खासा प्ले होता है उसको आप अच्छा खासे तरीके से प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि स्मॉल कैप में कैसा प्ले होता है, ठीक है। एक स्मॉल कैप में मेरे पास यशु इंडस्ट्रीज करके कंपनी है, ठीक है। इसमें मैंने 477 के प्राइस पे मतलब इन्वेस्ट किया था। इसका ऑलमोस्ट 2K तक गया था, अभी का प्राइस देखे तो 1.5K के आसपास आ रहा है, यानी 1,500 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अभी इन्होंने ऑलरेडी ग्रोथ में बोला है कि मतलब 3 से लेकर 4 सालों के अंदर इनका कैपेसिटी ऑलरेडी 2x हो जाएगा, और आने वाले इससे 1 से लेकर 2 सालों तक ये 2x हो जाएगा। मतलब यानी मान लीजिए यहाँ पे ये 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, 500 या 550 का इनका ईयरली, तो ये वाला हो जाएगा 1100 करोड़ के आसपास का। और जब ये 2x वाला, और मतलब 2x के बाद और जो एक्सपेंशन करेंगे फेज 2 में, तो यहाँ से कैपेसिटी और हो जाएगा रेवेन्यू का जो ये हो जाएगा, जो फिगर हो जाएगा वो 1600 करोड़ के आसपास आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 से लेके ये 1500, यानी यहाँ पे 3x इनका वाला प्रॉफिट रेवेन्यू होने की पॉसिबिलिटी है। और अगर R&D पे अच्छा खासा इन्होंने अगर फोकस किया तो इनके जो प्रॉफिट्स है वो 3x से ज़्यादा ही होने के चांसेस है, 4x 5x। तो ये ऑलरेडी 5 ईयर्स के अंदर ही थीम प्ले कर सकता है। तो यहाँ पे फिर मैं मतलब ऐसे नहीं कि मतलब छोटा सा ही प्ले करूँगा 1%, 2% के साथ, यहाँ पे मैं 3% का थोड़ा सा एक पॉसिबिलिटी ले सकता हूँ, क्योंकि एक्सपांशन करिए, अगर सक्सेसफुल एक्सपांशन हो गया तो उस टाइम पे हमें अच्छे खासे रिटर्न मिलेगा। और वहाँ पे अगर कुछ बैड अगर हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें निकलने का भी हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। तो उस थीम के ऊपर जब आपको मतलब एश्योरिटी के साथ पता होता है, तो उस टाइम पे आप कुछ कंपनीज में थोड़ा सा ज़्यादा भी अलोकेशन दे सकते हैं, डिस्पाइट इट इज़ अ मिड कैप और स्मॉल कैप। सो ये कुछ आइडियाज़ थे मेरे साइड से जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।